Hello students, today we are going to start our chapter number 9 strategic analysis and strategic planning। इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 8 किया था जिसमें हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया था। विज़न क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें कि एग्जैक्टली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने विज़न और मिशन स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। एक्सटर्नल किसी भी एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कोई भी स्टेक होल्डर इन्वेस्ट कैसे करेगा जब उसको पता होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशंस अपने फ्यूचर के टुवर्ड्स कैसी हैं। तो वो कहाँ से पता चलता है? उसकी विज़न और मिशन स्टेटमेंट। विज़न क्या होता है? विज़न बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को कि वेयर इट वांट्स टू गो, और मिशन क्या बताता है? उसके एग्जिस्टिंग, वो आज उस ड्रीम को, जो उसने ड्रीम देखा है, जो विज़न देखा है, उसको अचीव करने के लिए वो आज ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज, कस्टमर और मार्केट के बारे में मिशन स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का बताता है। आफ्टर दैट हमने देखा था कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव में हमने डिफरेंस भी किया था। अब आज हम करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। क्या होता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मीनिंग होता है कि जो भी आपने विज़न, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या वो आज की सिचुएशन में, जो भी करंट बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, क्या उसमें इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव, विज़न, मिशन को अचीव करना पॉसिबल है। मीन्स हम अवेल्यूएट करते हैं, हम असेस करते हैं कि जो भी हमने विज़न, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं क्या उनमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। आप मुझे बताइए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की विज़न, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव को जब हम अवेल्यूएट करते हैं, जब उनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, क्या देखेंगे? ऑब्वियसली वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। मीन्स हम अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे जिस इन्वायरमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स आज हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में क्या क्या आएगा? आपकी सिचुएशन का एनालिसिस। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन, आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो भी बिजनेस में चेंजेस हुए हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, उसका एनालिसिस करना कैसे करेंगे। इसके लिए 2 फ्रेमवर्क हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं सिचुएशन एनालिसिस के? हमारे पास एक पेस्टल है विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली, फिर भी आज यहाँ पर एक क्विक रिवीजन भी लेंगे उसकी। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करना है, ऑब्वियसली उसने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव रखे हैं, उनको इवैल्यूएट करना है कि क्या वो आज की डेट में वो वैलिड हैं या नहीं, या उनमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली जब हम अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए, कोई मॉडल तो होना चाहिए कि कैसे करें। ऐसे ही इन्वायरमेंट को देखें, न्यूज़ देखें, नहीं। हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, 2 फ्रेमवर्क्स हैं। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक पेस्टल है, एक स्वॉट है। पेस्टल है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करता है, बट जो स्वॉट एनालिसिस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। तो आज हम जो करने वाले हैं, हमने अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करना है। सिचुएशन एनालिसिस क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है? क्योंकि जो उसने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, उनको असेस करने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उनमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए किया जाता है। अच्छा, सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, 2 फ्रेमवर्क होते हैं। एक स्वॉट होता है, एक पेस्टल होता है। आगे पीछे दिया हुआ है, नो वरीज, आपको एक प्लेस पर मैं शॉर्ट नोट्स में देने वाली हूँ। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, जब हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो भी इसमें पढ़ना है पहले उसके बारे में सुन लो। हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टडी कर ली कि ओके, जो इन्वायरमेंट में है ये चेंजेस हैं, या हमारी उसके टुवर्ड्स स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये हैं, राइट। अब वो करने के बाद जिस इंडस्ट्री, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस में अपना बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें कंपटीशन कितना है, कंपटीशन की इंटेंसिटी कितनी है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंपटीशन को जो है वो एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप कंपटीशन डायनेमिक्स को एनालाइज करते हो, देन हमारे पास फ्रेमवर्क आता है दैट इज़ कॉल्ड पोर्टर्स 5 फोर्सेस। ये फ्रेमवर्क करते हैं।
मीन्स एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट स्टडी किया। ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट में हम डील करने वाले हैं उसका कंपटीशन की इंटेंसिटी देखेंगे, उसके लिए हम पोर्टर्स की 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क को में डील करते हैं। आफ्टर दैट जब हमने ये कर लिया, फिर हम देखते हैं कि देखो हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज है, क्या हमें किसी और प्रोडक्ट या मार्केट में जाना चाहिए? उसके लिए हमें अपने जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं या बिजनेस जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा, उनको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो किस प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पर कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? पोर्टफोलियो एनालिसिस, कि किस किस बिजनेस में जाने से कितना कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में हमारा कितना मार्केट शेयर है, कितना ग्रोथ है। उसके लिए जो मॉडल आपको दिया जाता है वो है BCG मैट्रिक्स। तो BCG मैट्रिक्स आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करना सिखाता है, राइट। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट में आता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। यहाँ हम सीखेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों टर्म्स में आपस में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंसेस है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। आफ्टर दैट हम डिवर्सिफिकेशन एंड ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, वो मैं बाद में यहाँ पर रिलेट करके बताऊंगी। तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा, आज का टारगेट रहेगा कि हम जो रिवीजन करें सिचुएशन, स्वॉट, पोर्टफोलियो, BCG और पेस्टल पोर्टर्स, ये सारा कर लें आज। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हमारे चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन। गेट स्टार्ट। ओके, सिचुएशन एनालिसिस। अपने नोट्स निकाल लीजिए, मेरे नोट्स में नहीं भी हैं तो आप इंस्टीट्यूट की बुक को अपने सामने रखिए, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप देखते जाइए। चलिए, सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस में कहता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में जब आप अपने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद हम फोकस करते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करने में, जिसमें हम ये पता कर सके कि जो भी हमने ये सब कुछ डिसाइड किया है वो आज की डेट में वैलिड है कि नहीं। उसके लिए ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों होता है। एक मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। अगर मैं मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करूं तो वो डायरेक्टली कंपनी पर इम्पैक्ट नहीं डालता, वो इनडायरेक्ट जो है इम्पैक्ट डालता है। सपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, कंप्लायंसेस में, रूल्स में कुछ चेंजेस आ जाता है तो उसका कहीं ना कहीं कंपनी की रिपोर्ट्स पर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट आता है। तो उसको अंडरस्टैंड करना मीन्स ये मॉडल्स तो दिए गए हैं, पेस्टल दिया गया है, स्वॉट दिया हो गया है। पेस्टल मैक्रो इन्वायरमेंट की स्टडी में जो है हेल्पफुल होता है। स्वॉट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल दोनों में ही हेल्पफुल होता है, बट जो पेस्टल है सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही स्टडी करता है। अगर हम देखें तो हमें जो है जितना भी मैक्रो इन्वायरमेंट है वो हमारे आज की डेट में जो डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्टिव, जो स्ट्रैटेजी है, जो बिजनेस मॉडल है उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। और अगर कुछ चेंजेस हुए हैं इन्वायरमेंट में तो हमें कंपनी की डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। अब इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए। स्वॉट और पेस्ट एनालिसिस आर 2 मेथड थ्रू विच कंपनी प्लान अहेड बाय कंडक्टिंग रिसर्च। अगर हमें इन्वायरमेंट की रिसर्च करनी है, कैसे करेंगे? हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक पेस्ट है और एक स्वॉट है। तो पेस्ट क्या कहता है? आप पेस्ट यहाँ से देखने की बजाय जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं आप उसमें से ही देख सकते हैं। जैसे पेस्ट है, पेस्ट मीन्स पेस्टल, पूरा ही आपने वहाँ पर लिखना है। पेस्टल में क्या क्या आता है? P फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कितनी है, अब ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। इकोनॉमिक फैक्टर जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है। इन्फ्लेशन रेट कितना है, एक्सचेंज रेट कितना है, ग्रोथ कितनी है और कंज्यूमर स्पेंडिंग कितनी है। सोशल फैक्टर मेरे साथ क्योंकि तभी याद होंगे। सोशल फैक्टर का मतलब कि डेमोग्राफिक कितनी है, लाइफस्टाइल ट्रेंड्स कैसे हैं, सोशल वैल्यू और कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं। देन लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं कि रेगुलेशंस, लॉ, कंप्लायंसेस क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स क्या क्लाइमेट चेंजेस कैसे हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन और रिसोर्सेज स्केर्सिटी कैसी है। कोई भी कंपनी अगर वाटर की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो देखेगी उस पर्टिकुलर एरिया में क्या वाटर और एनर्जी आज उस अमाउंट में हमें अवेलेबल है जिस अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस करना पड़ेगा।
राइट। ये हो गया हमारा पेस्टल। पेस्टल हमें मैक्रो इन्वायरमेंट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट समझने के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं समझ सकते, इसके लिए एक एक्सपर्टीज़ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है जब हमें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना होता है। तो ये एक तरह से पेस्टल का क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। बिकॉज कोई भी पर्सन जो है, कोई रूल्स रेगुलेशन या कोई कल्चर नॉर्म्स ट्रेंड चेंज हो रहा है या डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट समझने के लिए एक एक्सपर्टीज़ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑब्वियसली आपको एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इम्पैक्ट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है ये। तो आपके पास फ्रेमवर्क है, पर वो फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसमें डिफ़िकल्टीज जो है ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं। देन और कौन सा हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास स्वॉट है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मीन्स एस का मतलब बताओ, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वेरी गुड। डब्ल्यू का मतलब बताओ, डब्ल्यू मैम होता है वीकनेस। अरे मेरा ये कहाँ गया, चलिए स्वॉट, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज, टी का मतलब थ्रेट। देखो जो स्ट्रेंथ्स है या वीकनेसेस है वो तो इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेगी। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देखेंगे। स्वॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ क्विक आपको बताती हूँ। देखो स्वॉट एनालिसिस जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन, हम बिग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो स्वॉट एनालिसिस है वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी मंथ इवन करती है। वो दिखती हैं कि हमारी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज आज का इन्वायरमेंट फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को एवरी मंथ या 2 मंथ्स के बाद अपने आप को जो देखना पड़ता है कि उनकी स्ट्रेंथ जो है बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए उनके पास कितना स्ट्रेंथ है या कौन सी वीकनेस है जिसके थ्रू उनको थ्रेट हो सकता है। तो एवरी मंथ वो जो है वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। देखो अभी आपको इतना बिग जो है वो केस स्टडी नहीं आता। अल्टीमेटली जो स्वॉट एनालिसिस है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सपोज करो कि आपको ICICI बैंक है, जब चंदा कोचर होती थी, आपको पता ही होगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो स्कैम किया है, तो दैट्स वाई वो अब CEO नहीं है ICICI की, अब आई थिंक संदीप बख्शी, माइट भी मैं नेम में गलत हूँ, वो है। तो अगर आपको मीन्स वहाँ पर आपको स्वॉट एनालिसिस ऑब्वियसली हर बैंक करती होगी, अगर आपको उस बैंक की रिपोर्ट्स दी जाती और रिपोर्ट्स देकर आपको बताया जाता है कि देखो हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डे बाय डे जो है बैंक की क्यों कम हो रही है, तो ऑब्वियसली अब जब आप उनको एज अ कंसल्टेंट सजेशन दोगे तो उस कंपनी के पहले आप देखोगे कि उस कंपनी में जो पहले प्रॉफिटेबिलिटी थी अब कम हो रही है, तो क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसमें वीकनेस हो रही है, पहले जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ कम क्यों हुई है, वीकनेस से पहले ज़्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेशन दोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ICICI बैंक। अब आप कहोगे कि मैम किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को कैसे देखा जा सकता है, कैसे असेस करेंगे कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स आप ले लो, अगर रिपोर्ट्स लेके आप कैसे देखोगे कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या क्या स्ट्रेंथ है। आप ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ चुके हो, ठीक है, आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो उसमें बहुत सारी रेशियोज आपने पढ़ी होंगी, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ी होगी, लीवरेज रेशियो पढ़ी होगी, डेट इक्विटी रेशियोज पढ़ी होंगी, मींस कुछ फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ी हैं, कुछ लिक्विडिटी रेशियो पढ़ी हैं, करंट एसेट्स रेशियोज पढ़ी हैं, और इवन टर्नओवर रेशियोज आपने पढ़ी होंगी। तो कंपनी की रिपोर्ट्स लीजिए, आप ये सारी रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में रेशो के बिहाफ पर आप डिसाइड करोगे कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर उसकी लिक्विडिटी रेशो काफ़ी अच्छी है, करंट रेशो काफ़ी अच्छी है, या क्विक रेशो अच्छी है, उसकी जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं वो इक्विटी डेट रेशोज़ अच्छी है, तो आपको पता चल सकता है कि भाई हाँ ये इसकी स्ट्रेंथ है। नहीं है अगर वो रेशोज़ जो हैं इंडस्ट्री एवरेज से बिलो हैं या उस एज पर नहीं है, तो वो उसकी वीकनेस बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो कैसे असेस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। आप रिपोर्ट्स लेंगे, रिपोर्ट्स में आप अगर उसकी रेशोज़ को कंपेयर करेंगे सिमिलर फर्म्स के साथ उसी इंडस्ट्री के, तो आपको पता चलेगा कि इस फर्म में क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। दूसरा, आप उसका प्रोडक्ट मार्केट मिक्स देखो, आप देखो कि जो प्रोडक्ट जो मार्केट को वो डील कर रहे हैं उसमें उनका कितना शेयर है, उसमें उनका कितना ग्रोथ है। तो जब
ये आप असेस करते हो तब भी आपको स्ट्रेंथ या वीकनेस पता चलती है। फिर आप उनका कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखो, आप देखो कि उनके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, क्या वो आगे ग्रो कर सकते हैं, क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी से इनके पास अवेलेबल हैं कि नहीं, अगर बाहर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या इनके पास इतना फंड अवेलेबल है कि ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, वो कर सकते हो। फिर उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखो, कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि आप देखो कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कितना फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इट मीन्स उसको ब्रेक इवन पॉइंट पर भी डील करने में बहुत ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी, कॉस्टिंग में पड़ा है, राइट। अगर उसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो मीन्स वो अगर इकॉनमी जो है वो डाउन टर्न में भी चली जाती है तो काफ़ी कह लो कि काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम तक वो क्या कर सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट तक चल सकता है, वो इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर उसका कैसा है। फिर लास्ट में आप देखो कि उसके मैनेजरियल एबिलिटी क्या है। देखो जो वॉरेन बफे है ना, अगर मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस कंपनी में, जो कंपनी की रिपोर्ट्स तो इतना ठीक है, रिपोर्ट्स कुछ ना कुछ कंपनीज के बारे में बताती है पर उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, जैसे एनरॉन और लेमैन ब्रदर के केस में आप देख सकते थे। लेकिन मैं जब कंपनी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनकी एबिलिटी को जज करता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि हाँ ये कंपनी का ऑब्वियसली उसका बिजनेस तो मैटर करता ही करता है, बट और क्या मैटर करता है कि उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, मैनेजरियल एबिलिटी। जैसे मैंने ICICI की एग्जांपल दी, तो वहाँ पर माइट भी ये सब कुछ ठीक हो सकता है, पर उसकी मेन वीकनेस क्या थी, उसका लीडरशिप, उसका मैनेजमेंट। उसका अगर मैनेजमेंट ही करप्ट है, आपकी बाकी स्ट्रेंथ जो है कुछ नहीं कर सकती, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा 2017-18 तक आते आते जो ICICI बैंक की इनकम्स है काफ़ी नीचे आ गए थे, पर उसके बाद जब उन्होंने ये असेस किया कि ये हमारी वीकनेस है, जहाँ यहाँ पर हमारी कमी है, उसको दूर किया गया, मैनेजमेंट चेंज किया गया, और उसके बाद जो न्यू CEO है आज देखिए कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। अगर मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाना चाहूँ तो आप देखो कि जो रिपोर्ट्स हैं आज की रिपोर्ट्स अगर ICICI बैंक की देखोगे आप देखो जो इसकी इनकम है 19 से लेकर रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, बिकॉज मैनेजरियल एबिलिटी मीन्स उसको देखने वाले लोग कौन है उस पर भी मैटर करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेंथ कैसे असेस करेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं वो यहाँ से आपने देखना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। ऑब्वियसली जब ये सारे आपने पॉइंट्स यहाँ पर रीड कर लेने हैं। कॉर्पोरेट वीकनेसेस क्या होंगी, उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, जो मैच्योरिटी स्टेज पर है, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है प्रॉपर नहीं है, डिमांड गैप बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से मिलता है, हमारे बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा, हमारे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। ये आपको सोचना है क्या इस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं कि हम रूरल एरिया को भी सर्व कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अब कंट्री का बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, लॉजिस्टिक सिस्टम अब बहुत अच्छा हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐड करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है आ गई हैं क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में डील करते हो, जहाँ गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज़ दे दी है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे न्यू कॉम्पिटिटर्स आपके आगे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें आप डील नहीं कर रहे हो वो आ गई हैं, तो वो थ्रेट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मोल्ड करके अपना अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स आपने लिखने हैं। तो थ्रेट्स देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन, प्राइस कटिंग बार, फ्री इंपोर्ट्स हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, जो अभी लोन लेना अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका रेट काफ़ी बढ़ जाता है तो वो भी एक तरह का थ्रेट हो जाता है किसी भी बिजनेस हाउस के लिए। तो स्वॉट एनालिसिस हम क्यों करते हैं? स्वॉट एनालिसिस एवरी ऑर्गेनाइजेशन करती है अपनी वीकनेसेस को देखने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ देखती है कि जो अपॉर्चुनिटी अब अवेलेबल है उनको कैसे ग्रैब किया जा सकता है, और अपनी वीकनेसेस को कम करके हम जो थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे ICICI मैनेजरियल एबिलिटी, उन्होंने वो वाला पार्ट ठीक किया। उससे क्या हुआ कि जो थ्रेट्स आ रहे थे, दूसरी बैंक्स जो है ज़्यादा नंबर 1 पे जा रही थी, उस थ्रेट्स को उन्होंने कम किया। तो ऐसे आप हर ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करके आप उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स तो ऑब्वियसली आप पेस्टल एनालिसिस करोगे तभी दिखेगा।
तो मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स देखने के लिए आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। तो मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ कि पेस्टल जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट को डील करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डील करता है, ओनली उसके बारे में ही बताता है। बट अगर स्वॉट की बात करूँ तो वो इंटरनल बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट में डील करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है जो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए चाहिए, या थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए क्या वीकनेसेस हमें जो है वो कम करनी है। तो ये सब कुछ हम जो है स्वॉट दोनों पार्ट्स में प्ले करता है और पेस्टल जो है सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट में प्ले करता है। इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके लिए हमें ह्यूज डाटा चाहिए होता है स्टडी करने के लिए, वो डाटा इजीली अवेलेबल नहीं होता। सेकंड, इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है कि जो इन फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्सपर्टीज़ नॉलेज चाहिए जो इन सब बातों को, इन सब फैक्ट्स फिगर्स को एनालाइज कर सके, एवेल्युएट कर सके। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही बता दिए, बीच में लिखे होंगे, एक बार स्टडी करनी है आपने। नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो एनालिसिस? देखो, हमने सिचुएशन का एनालिसिस कर लिया, आपने स्वॉट और पेस्टल 2 फ्रेमवर्क्स यूज़ करके हमने कंपनी की सिचुएशन का एनालिसिस कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो क्या हम उन्हीं प्रोडक्ट्स में ही डील करें, या न्यू मार्केट में हमें जाना चाहिए, या न्यू प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, या न्यू बिजनेस में ही जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं कि हमें क्या अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की ज़रूरत है कि नहीं। एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, जो इडियम है कि आप कभी भी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये काफ़ी फेमस है। तो इट मीन्स कि आप अगर एक ही टाइप के बिज़नेस में ग्रो करते जाओगे, अगर उस बिज़नेस में जो डिक्लाइन आ जाता है तो अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ही जैसे आप शेयर मार्केट में जब डील करते हो तो आपको बोला जाता है कि पोर्टफोलियो बनाइए, कि अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ सर्विस सेक्टर में करो, कुछ ऑटोमोबाइल में करो, कुछ आप आईटी सेक्टर में करो। मीन्स अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड रखो, जिससे कि अगर आईटी सेक्टर में जो है वो डिक्लाइन आ जाता है और आपका कह लो कि रिटेल सेक्टर में बूम आ जाता है तो वो कंपनसेट हो जाए। तो दैट्स वाई ये सेम जो फंडा है वो कहाँ लगता है, ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाई होता है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करेंगे कि हमारा बिजनेस, हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस बिज़नेस में जो है पैसा निकाल लेना चाहिए। तो ये एनालिसिस कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसको हम BCG फ्रेमवर्क बोलते हैं। देखो, जितने भी फ्रेमवर्क मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ वो सभी फ्रेमवर्क जो है मैंने बहुत ही डिटेल में अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। तो CA अमरजीत कौर चैनल पर जाकर आप उनको डिटेल में भी देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट होगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, रिवीजन की, वहाँ से जाके आप इन सभी वीडियोज़ को डिटेल में भी देख सकते हो। बट आई ट्राई कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ। तो जो बॉस्टन मैट्रिक्स है, ठीक है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने ये मैट्रिक्स दिया था पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने के लिए, कि आप देखिए कि आप जितने भी बिजनेसेस में डील कर रहे हैं, आप उन सभी बिजनेस को इन 4 क्वाड्रेंट में जो है वो प्लेस करेंगे। कैसे प्लेस करेंगे? देखो, हमारे पास जो 2 डिमेंशंस हैं, क्या कि हम देखेंगे कि प्रोडक्ट, जो जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर हमारे पास कितना है, या उस प्रोडक्ट में ग्रोथ कितनी है। अब आप सोचिए कि अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट में, जैसे रिलायंस है, वो जियो में डील कर रही है, आज की डेट में अगर आप देखो तो उसमें ग्रोथ कितना है, स्पेक्ट्रम में डेटा में कितना ग्रोथ है? अरे बहुत ग्रोथ है। हर एक को जो है वो डेटा चाहिए, हर कोई जो है वो डेटा जो है अब तो 5G आने वाला है, तो इसमें ग्रोथ काफ़ी है। और उनका मार्केट शेयर कितना है? मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट एयरटेल के कंपैरिजन में ही आ गया है। तो मीन्स अब उसको किस क्वाड्रेंट में आप प्लेस करेंगे जियो को, तो वो जो प्रोडक्ट है जहाँ जिस बिज़नेस में वो डील कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में प्लेस किया जाएगा? स्टार वो होता है जिस बिजनेस में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है और उसका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा जो प्रोडक्ट होता है जिनका मार्केट शेयर, ये BCG बोल रहा है, वैसे ऑलवेज इट्स नॉट ट्रू, ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। BCG मैट्रिक्स कहता है कि जिस प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और इवन उसका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है,
वो हाई कैश जनरेट करते हैं। अब वो हाई कैश जनरेट करते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उस कैश को उस कम में दोबारा से आप इन्वेस्ट करो और ग्रोथ हो और आपको और ज़्यादा कैश मिल पाए। फिर सेकंड क्वार्टर आ जाता है, जब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज अब मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है। मींस अब उसमें ग्रोथ तो मार्केट ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं है, लो हो गई है, और जो मार्केट शेयर है वो आज भी हाई है। तो एक डेट जैसे हम ले सकते हैं, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रिलायंस के, जहाँ हम टाटा की बात करते हैं, तो इनका जो टी और सॉल्ट का बिजनेस है, राइट, वो ऑलरेडी टी और सॉल्ट, अब उसमें और क्या ग्रोथ होगी, जितना ग्रोथ होना था हो चुका है, राइट। वो उनका ग्रोथ कम है, लेकिन उन टाटा टी एंड सॉल्ट का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो मीन ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे बिजनेसेस जिनका अब ग्रोथ तो कम है, राइट, अब वो उतना ग्रो नहीं हो रहे जितना पहले हो रहे थे, लो ग्रोथ है बट लो है, राइट, लो मार्केट ग्रोथ है और मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स के अब जिनमें ज़्यादा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उसमें ज़्यादा कैश मत इन्वेस्ट करो। अब और ग्रोथ नहीं हो सकता तो इसमें ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत नहीं है, और पैसा इन्वेस्टमेंट करो। इससे कैशा जी कैश जनरेटर हैं, इससे पैसा लो और स्टार में इन्वेस्ट करो। पैसा लेके किस में इन्वेस्ट करो? स्टार, जिसमें हाई ग्रोथ है और ग्रोथ होगी। जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उससे और ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो कैश का वो होते हैं जिनमें ग्रोथ, जैसे टाटा का सॉल्ट हो गया या टी प्रोडक्ट हो गया, टाटा टी वगैरह हो गया, वो जो हैं वो कैश काउज हो जाती हैं। तो वो सिर्फ पैसा कैश जनरेट करती हैं, उससे हम दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका ग्रोथ तो बहुत है, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ उनमें बहुत ज़्यादा है, बट अभी क्या है कि अभी आपका मार्केट, आप नए हो, अभी मार्केट शेयर जो है वो कम है। जैसे जियो अगर पहली बार जब आया था तो उस टाइम जो है ग्रोथ तो बहुत है, स्पेक्ट्रम में डेटा सबको चाहिए, लेकिन उनका शेयर बहुत कम था। उसके लिए फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही टाटा का अगर हम लें तो टाटा सेक्टर में जो एरोस्पेस बिजनेसेस हैं, उनके एविएशन है, तो उनका उसमें ग्रोथ है, लेकिन अभी उनका शेयर बहुत कम है। तो जो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क हैं, हमें नहीं पता कि आगे ये बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका उसमें कितना एक्सपर्टीज़ है उस पर डिपेंड है, आपका R&D कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन मार्क को आपको एनालाइज करना पड़ता है, क्या आप इस ग्रोथ को मीट करते हुए अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर पाओगे कि नहीं। अगर आपको फ्यूचर जो है वो ब्राइट लग रहा है कि हो सकता है ये काम हम कर सकते हैं, देन आप जो कैश काउ का पैसा क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क जो होते हैं आपको पैसा जनरेट नहीं करके देते। अल्टीमेटली जो यहाँ पर पैसा कुछ खास जनरेट नहीं हो रहा होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा मार्केट शेयर इतना कम है कि मुश्किल से इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही मीट हो पाते हैं। देन आ जाते हैं डॉग प्रोडक्ट जब बिजनेसेस वो होते हैं जिसमें मार्केट शेयर भी आपका बहुत कम है और अब तो ग्रोथ के भी चांसेस नहीं है। अब उस बिज़नेस में कोई ग्रोथ का चांस नहीं है, ऑलरेडी सारी कंपनी सेटल हो चुकी हैं, उसमें और ग्रोथ है ही नहीं। अब आप और क्या उसमें इनोवेशन करोगे। जैसे टाटा का फर्टिलाइज़र सेक्टर ले लो या सीमेंट सेक्टर ले लो, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है और इवन उनका जो मार्केट शेयर है वो भी उसमें बहुत कम है। तो BCG मैट्रिक्स ये बोलता है, मैं BCG के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, हमेशा ये ट्रू नहीं होता। BCG ये बोलता है कि जो डॉग है बेटर है कि अब वो नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव कैश जनरेट कर रहे हैं, जितना आप उसमें लगा रहे हो उससे कम पैसा आ रहा है, तो ऐसे सेक्टर को क्या करो, आप बंद कर दो, डिवेस्ट कर दो, राइट, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज हैं आप किसी और बिजनेस में लगा सकते हो। तो ऐसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे। बट यहाँ पर BCG मैट्रिक्स को क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो स्टार है जिसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है या ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की बात कर सकते हो, उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, ई-कॉमर्स में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, क्या वो बहुत ज़्यादा कैश जनरेट कर रहे हैं? आप देखो उनकी बैलेंस शीट देखो, हमेशा P&L देखो, हमेशा लॉसेस में जाते रहते हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू जो BCG कहता है। और सेकंड थिंग उन्होंने कहा कि डॉग जो बिजनेसेस होते हैं वो उसमें से डिवेस्ट कर दो, उसके रिसोर्सेज हम किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहाँ हाई ग्रोथ है, हाई शेयर है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ऐसे बिजनेसेस हैं वो पब्लिक के लिए या सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं। सोसाइटी
कि वेलफेयर के लिए हमें वो बिज़नेस को रन करना पड़ता है। जैसे BSNL ले लो, जो रूरल एरिया है वहाँ पर उनकी जो नेटवर्किंग नीड को वही सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसमें से पूरा डिवेस्ट कर देंगे तो वो सोसाइटी जो है वो सफ़र करेगी। ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट बिजनेस में होते हैं जो आपके बिजनेस को कुछ सिनर्जीज देते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपके अदर प्रोडक्ट्स के लिए। जो भी आप उसका कंपोनेंट बना रहे हो, माइट भी आपका कोई और प्रोडक्ट जो स्टार प्रोडक्ट है उसमें वो कंपोनेंट यूज़ होता हो और बाहर वो मिलता ना हो, आप इसको बंद कर दो तो इस पर भी इम्पैक्ट आएगा। मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके दूसरे बिजनेस पर वो इम्पैक्ट दे रहा है। तो डॉग जो है ऑलवेज हमारे पास एक ही इसमें चॉइस नहीं होती कि आप इसको बंद कर दो, आपको उसको एनालाइज करना पड़ता है। मीन्स आप उसको रीब्रांड कर सकते हो। जैसे रेडियो FM बिल्कुल डिक्लाइन में था, आपने रीब्रांडिंग की, अब कैसे लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप अपने जो डॉग बिजनेस या प्रोडक्ट को भी रीब्रांडिंग कर सकते हो, या कॉस्ट या प्राइसिंग कुछ भी करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो BCG बताता है, उसके एंगेज्ड बोला गया है लिमिटेड। इसको डिटेल में मैंने समझा रखा है अपने BCG के लेक्चर में। फिर आपका आगे जो BCG है ना, BCG को अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं। ध्यान से सुनना ये बात कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम इसको कैसे देखेंगे। जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट जब आता है, राइट, तब ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि अभी लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। फिर वो उसको बोलते हैं हम इन्फेंट्स, मीन्स वो नेगेटिव कैश फ्लो देता है। और इसको इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं, जब थोड़ा सा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानने लगते हैं। ग्रोथ स्टेज पर जाके वो स्टार भी बन सकता है, क्वेश्चन मार्क भी बन सकता है। जब जियो आया था, हो सकता है कि पहले तो नेगेटिव कैश फ्लो था, फ्री में दे रहे थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते ग्रोथ स्टेज में वो दो चीज़ें बन सकता था, जहाँ तो स्टार बन सकता था, जहाँ क्वेश्चन मार्क बन सकता था। क्वेश्चन मार्क की तरफ से फिर वो किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, स्टार की तरफ। पहले क्या था, लो शेयर था पर हाई ग्रोथ था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ऐसी स्ट्रैटेजी जो है डेवलप की, उन्होंने यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मीन्स उसको अपना स्टार बिजनेस बना दिया। तो अगर तो इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से नीचे मीन्स सेल्स हमारी कम है। अगर हमारी सेल्स कम है तो मार्केट शेयर कम होगा। अगर मार्केट शेयर कम है तो वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, ग्रोथ तो है ना। मार्केट शेयर कम है तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर ग्रोथ ज़्यादा शेयर ज़्यादा हो गया तो वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, स्टार। एक स्टेज ऐसा आता है कि वो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है। अब उसमें और ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हो सकती, हाँ हो सकता है आपका उस प्रोडक्ट में शेयर काफ़ी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, टाटा की अगर एग्जांपल दूँ तो उसका IT सेक्टर, ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या होटल्स इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसमें उनका शेयर बहुत ज़्यादा है बट अब ग्रोथ कम है उनकी। तो वो कैश काउज बन सकते हैं। कैश काउ तब बनेंगे जब उनका शेयर बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ कम है। तो शेयर बहुत ज़्यादा है तो मार्केट को ऑलमोस्ट वही सर्व कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी कैश जनरेट हो रहा है। डॉग्स क्या हो सकते हैं, एक तो उसमें ग्रोथ नहीं है, ऊपर से हमारा मार्केट शेयर ही नहीं है, तो हमें पैसा ज़्यादा नहीं आता। अगर आप इस सेगमेंट में होंगे तो मीन्स आपको नेगेटिव कैश मिल रहा है। अगर आप इस सेगमेंट में होंगे इट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट और बिजनेस है वो लार्ज आपको कैश जनरेट करके दे रहा है। देन आ जाती है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मतलब क्या है कि अब प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे लोग जो है उस प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ रहे हैं, किसी और पर स्विच हो गए, तो डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो अब LED TV आ गया तो LCD का क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज है। तो जो डिक्लाइनिंग स्टेज है उसमें जहाँ तो आप वॉर हॉर्सेस बन सकते हैं, जहाँ डोडोज बन सकते हो। वॉर हॉर्सेस मीन्स आपका हाई शेयर है बट ग्रोथ तो है नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ कैश, जितनी मार्केट है उसको आप ही सर्व कर रहे हो और कोई है ही नहीं, सब जो है वो निकल चुके हैं। तो इट मीन्स जितनी मार्केट है अब आप भी सर्व कर रहे हो, BSNL अब आप ही उसको सर्व कर रहे हो, तो आप वॉर हॉर्स हो, राइट। डोडोज क्या है, डोडोज मीन्स ना तो आपका शेयर था ना अब ग्रोथ है, ग्रोथ तो है ही नहीं, नेगेटिव ग्रोथ है इवन। अब तो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, डोडोज। डोडोज एक्सटिंक्ट हो गए ना, मतलब एक तरह से अब ख़त्म करो इसको। तो आपको प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पर ऐसे आप BCG मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। एनसॉफ नेक्स्ट आ जाता है आपका एनसॉफ मॉडल। एनसॉफ मैट्रिक्स जो है ये किस चीज़ के बारे में बताता है, एनसॉफ मैट्रिक्स बताता है कि अगर आप अपने बिजनेस को
ग्रो करना चाहते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑप्ट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या वीकनेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आप उस स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट कर सकते हो। क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं बिजनेस के ग्रोथ के लिए? सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है आप मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हो। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है कि आप न्यू प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहते, न्यू बिजनेस में नहीं जाना चाहते, आपके पास इतना ज़्यादा जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आप जो भी जिस मार्केट में डील कर रहे हो उसी में अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हो। तो बताइए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग मार्केट में ही सेल्स कैसे इंक्रीज़ होती है? कैसे कर सकते हैं? प्राइस कटिंग करके, राइट? जहाँ बहुत ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट वगैरह करो, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करो, उसकी अवेयरनेस लाओ और फ्री सैम्पल्स दो, तो उससे क्या होगा कि लोग यूज टू हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के लिए। जो नहीं भी यूज़ करने लगेंगे, अगर आप प्राइस कम कर दोगे 1 पर 1 फ्री, या किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। आपने देखा होगा कि जब आप क्या कहते हैं कि कोई भी जैसे बिस्किट लेते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा जो शैम्पू का पाउच जो है वो आपको मिलता है, या कोई भी सोप मिल जाता है। तो ऐसे आप अपने, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केट पेनिट्रेशन। मीन्स आपको मार्केट में पेनिट्रेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को बढ़ाना है। तो एक ये स्ट्रैटेजी हो सकती है जब आप किसी भी न्यू मार्केट में नहीं जाना चाहते, जहाँ आप न्यू जो है प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना चाहते, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में जो इतने फीचर्स हैं कि वो एग्जिस्टिंग मार्केट में और ज़्यादा सेल अपनी बढ़ा सकता है। तो कैसे करेंगे? या तो आप अपनी प्राइस को रिडक्शन करो, प्रमोशंस वगैरह करो, और आप अपनी राइवल सेम मार्केट को एक्वायर कर लो, और आप अपने प्रोडक्ट में कुछ मॉडेस्ट छोटे मोटे जो है चेंजेस करो। आप उसकी जो बॉटल में चेंज कर दो, अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है बॉटल में चेंज कर दो, या उसके ऊपर जो आप कहते हो, आपने देखा होगा चिप्स के साथ स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है? वो बच्चे दिखाते हैं कि मुझे ये वाला पोकेमॉन मिला, ये वाला पोकेमॉन। अल्टीमेटली व्हाट इज़ दैट? वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो मार्केट पेनिट्रेशन है, राइट? और क्या स्ट्रैटेजी आपके पास हो सकती है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि आपका जो आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ही डील कर रहे हो, लेकिन अब आपका प्रोडक्ट नया है। क्या एग्जाम्पल हो सकती है, बताओ इसकी? जो ये वाली स्ट्रैटेजी है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये ऑलवेज आईफोन जो है वो फॉलो करता है। वो क्या करता है? एग्जिस्टिंग मार्केट है, वही लोग हैं जिन्होंने आईफोन 10 लिया, वही 11 ले रहे, वही 12 ले रहे, वही 13 ले रहे, वही 14 ले रहे, वही 15 लेंगे, ठीक है? 15 भी आ गया है, नहीं मीन्स आप मार्केट वही है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करके उसी मार्केट में जो है अपने दूसरे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उस सेम प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट नया है, मार्केट वही है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसे ही आप मुझे बताओ, जो टेस्ला की मैंने एग्जांपल दी थी, वो अपना XYZ पता नहीं कौन कौन सा मॉडल निकालता है, तो वो क्या है स्ट्रैटेजी? वो मार्केट पेनिट्रेशन है। नहीं, नया मॉडल बना, नया प्रोडक्ट बना, उसमें बहुत सारे अलग मॉडेस्ट कोई फीचर चेंज होता है, आपने पैकिंग चेंज कर दी, राइट? आपने कुछ साथ में उसके और चॉकलेट दे दी, या 20% ऑफ दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज है। अगर आप मॉडल नया ला रहे हो, नया मॉडल, जैसे कोई भी कार इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वो नया मॉडल लाती है, वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है, क्या नया होता है? मार्केट वही होती है, लेकिन प्रोडक्ट आपका नया होता है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रोडक्ट आपका सेम है, मार्केट नहीं है। कैसे? आपने जो अपना बिजनेस है, अभी आप एक स्टेट में ही जो है वो चला रहे थे, आप दूसरी स्टेट में भी जाके अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे अपने आप को जो है वो साइन कर लिया, और अब आप ऑनलाइन भी सेल कर रहे हो। दैट इज़ वो प्रोडक्ट वही है, मार्केट नहीं होगी, राइट? तो मार्केट मीन्स कि आप न्यू मार्केट में चले जाते हो, आप इंटरनेशनली भी डील करने लग पड़ते हो, तो सेम प्रोडक्ट को आप डिफरेंट मार्केट में बेचते हो। मार्केट इट डजंट मीन ऑलवेज आपको प्लेस के साथ कनेक्ट नहीं करना मार्केट को। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट है, पहले सिर्फ उसको जो है वो बच्चे यूज़ करते थे, अब बड़े भी यूज़ करने लगे। जैसे मैगी पहले ऐसे एडवर्टीज़ किया जाता था कि बच्चों के लिए है, नहीं, अब क्या है, अब वो दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अब हॉस्टल जा रहा है, अब उसको खाना कैसे बना, मीन्स उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि अब बड़े भी इसको खा सकते हैं। जैसे हॉर्लिक्स है, राइट? तो हॉर्लिक्स पहले बच्चों के लिए आता था, तो हॉर्लिक्स में अब कैल्शियम की लेडीज़ में कमी होती है, तो उनको हॉर्लिक्स जो है चाहिए। तो मीन्स आप ऐसा कुछ थोड़ा सा चेंज करके, जो नई मार्केट है, मार्केट जो है वो
पर्सन वाइज भी हो सकती है और प्लेस वाइज भी हो सकती है। नई मार्केट में आप एंटर करते हो तो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, मार्केट पेनिट्रेशन कहाँ गया, हाँ पेनिट्रेशन नहीं सॉरी डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, अगर आप डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को, मीन्स अब आपका कस्टमर सेगमेंट भी डिफरेंट हो गया है। पहले आप यंगर पीपल को, पहले आप अडल्ट्स को देते थे, अब यंगर पीपल को भी देने लगे हो। आपने जो है इंडस्ट्रियल बायर, पहले सिर्फ हाउस होल्ड को देते थे, अब इंडस्ट्रियल बायर्स को देते हो। और न्यू एरियाज मीन्स कंट्री, अपनी कंट्री में दूसरे स्टेट्स को जाते हैं या फॉरेन मार्केट्स को भी आप डील कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी रह सकती है। लास्ट स्ट्रैटेजी जो एनसॉफ में आती है दैट इज़ कॉल्ड द डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन क्या है कि बिल्कुल डिवर्सिफिकेशन का मतलब सब कुछ नया, मार्केट नहीं प्रोडक्ट नया, मार्केट नहीं प्रोडक्ट नया। अब जो डिवर्सिफिकेशन होता है ना, मीन्स आप पहले उस मार्केट में डील नहीं कर रहे थे, आप बिल्कुल अब उस मार्केट में आप जा रहे हो, तो जो डिवर्सिफाई किया जाता है, डिवर्सिफिकेशन जो है वो रिलेटेड भी हो सकता है, अनरिलेटेड भी हो सकता है। रिलेटेड मीन्स कि आप पहले उस बिजनेस में डील कर रहे थे, तो रिलेटेड मीन कि फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है राइट, तो वो जो टायर है वो खुद नहीं बनाते, तो उनको जो है कोई और वो रॉ मटेरियल जो है जहाँ वो कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है। अब आप उसी मीन्स आप अपने सप्लायर के बिजनेस में चले जाते हो, तो पहले तो उस प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे थे, और ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट भी नया है और वो मार्केट भी नया है राइट। आप कभी ऐसे टायर वाली मार्केट में आप गए नहीं, मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है, बट कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ रिलेटेड है। दैट इज कॉल्ड डिवर्सिफिकेशन, बट रिलेटेड डिवर्सिफिकेशन राइट। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कार के बिजनेस में हो, ठीक है, कार बनाते हो, अब बाइक बना रहे हो, वो भी रिलेटेड बिजनेस में आए। तो आप अगर अपनी जो वैल्यू चेन है, अगर आप उसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो, बैकवर्ड मीन्स मैं अपने सप्लायर्स के बिजनेस में चली जाती हूँ, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स मैं अपने कस्टमर के बिजनेस में चली जाती हूँ। जैसे कि आईफोन है, आईफोन अपने ही रिटेल जो है वो स्टोर्स वगैरह ओपन करता है, तो वो अपनी नेक्स्ट वाली लेवल जो वैल्यू चेन है उसके नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो कहीं ना कहीं उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिलेटेड डिवर्सिफिकेशन। एक होती है अनरिलेटेड, ऐसी कोई मार्केट के साथ आपने कभी डील ही नहीं किया राइट, और मार्केट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी तो नया है, ये तो रिलेटेड में भी था, बट आप उस बिज़नेस को पहले जानते ही नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो टाटा कंपनी पहले ऑटोमोबाइल में थी, अब टीसीएस के बिज़नेस में, अब टीसीएस की मार्केट अलग है, टीसीएस का प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, उसमें उनका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं था। तो बिल्कुल अगर सेपरेट इंडस्ट्री में चले जाते हो, बिल्कुल सेपरेट, उस इंडस्ट्री का वो पार्ट ही नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वो पार्ट ही नहीं है, तो वो अनरिलेटेड। अगर वो उस इंडस्ट्री का, जिस बिज़नेस में जा रहे हो उस इंडस्ट्री का पार्ट होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही अगर वो पार्ट होता है वो बिज़नेस, तो वो रिलेटेड डिवर्सिफिकेशन होता है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कोई भी कंपनी जो ऑप्ट करती है अपनी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, डिपेंड अपॉन आप का जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप कहाँ पर फिट बैठते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी होती है। तो दिस इज एनसॉफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आर्थर डी लिटल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। इसका लिंक मैंने नीचे दिया हो गया है, तो वहाँ से आप इसको जो है वो कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी मैं शॉर्ट में भी नहीं बता पाऊँगी, तो काफ़ी बिग है, तो ये आपने ये वाला मैट्रिक्स वहीं से करना है। तो नेक्स्ट हमारा रह गया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब हम करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये लास्ट टॉपिक होगा आपका। एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई हूँ कि पोर्टफोलियो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी मीन्स हमने अपने बिजनेस जो भी जिन बिजनेसेस में या जिन प्रोडक्ट्स में या जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किन बिजनेस या सर्विस में हमें रहना है या न्यू बिजनेस में जाना है, ये कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। कौन से फैक्टर्स है, पहला आपका विज़न मिशन कैसा है। अगर आपका विज़न मिशन ऐसा है, जैसे टेस्ला का है कि वो सस्टेनेबल एनर्जी उनके विज़न में आता है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही बिजनेस में जाएंगे जहाँ सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ होता हो, राइट। तो विज़न मिशन
इम्पैक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो पर। नेक्स्ट, वैल्यू सिस्टम कैसा है, कैसी, अगर मीन्स कोई ऐसी बिजनेस हाउसेस होते हैं जो कहते हैं कि लीकर में डील करना या टबैको में डील करना उनके एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो वो उस बिज़नेस में नहीं जाते, चाहे वो कितना भी प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि फ्यूचर ऑफ करंट बिजनेस, जैसे हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किया, अगर जो आपका करंट बिजनेस है आपको लगता है कि आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर नॉट वेरी ब्राइट, ब्लीक है, तो आप किसी और बिजनेस में भी अपने ट्राई करते हो। या पोजीशन ऑफ द पोर्टफोलियो मैट्रिक्स या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस सेगमेंट में आते हैं, क्या वो ग्रोथ स्टेज पे हैं, मैच्योर है या डिक्लाइन है। अगर कोई प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन स्टेज पर है तो ऑब्वियसली आप न्यू बिजनेसेस में भी जाओगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस भी आप सर्विसेज में जब बिजनेस में होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर देती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है समटाइम्स जो है फेयर फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो कहीं जब किसी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या गवर्नमेंट जो है उसको एक्वायर कर लेती है तो आप दूसरे बिजनेस में जो है चले जाते हो। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, अगर कंपटीशन जो है वो ऐसा है कि अब पहले जिस बिज़नेस में आप डील कर रहे थे तो उसमें कंपटीशन बहुत कम था, तो उसमें जो लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं भी दे रहे थे या सर्विसेज नहीं भी दे रहे थे वो भी सर्वाइव कर रहे थे। बट जैसे ही कंपटीशन इंटेंस होने लगता है तो सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं। तो अगर उस केस में आप मीन्स कस्टमर की डिमांड या नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कंपटीशन में नहीं सर्वाइव कर पा रहे, तो दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो जाते हो। कंपनी रिसोर्सेज, अब ऑब्वियसली आपके पास कितने रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप उस बिज़नेस को एक्वायर करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जिसमें ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस नहीं होते तो आप उसमें जाते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी है तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, आप उसमें भी जा सकते हो। सप्लाई और डिमांड कंडीशन, अगर किसी बिज़नेस में सप्लाई या डिमांड कितना, वहाँ पर जो मटेरियल है या डिमांड है वो कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उस बिज़नेस में जाते हो या नहीं। या कॉम्पिटिटिव मूव, कॉम्पिटिटिव मूव क्या होता है कि समटाइम्स हम जो में हमारा कॉम्पिटिटर है ना वो जैसे जिस बिज़नेस में जाता है हम उसको इमिटेट करते हैं। हमें लगता है कि भाई वो बेस्ट डिसीजन मेकिंग ही करेगा, हम भी उसमें ही जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव जो आपके कॉम्पिटिटर का मूव होता है आप भी वैसे ही बिज़नेस में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हो। जब पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ऑफ पेरेंट, आपको पता है पेरेंट होता है, सब्सिडरीज होती हैं, तो आपका जो पेरेंट है जो सब्सिडरीज हैं उस पेरेंट की, वो जैसी जैसी पोर्टफोलियोज़ में होंगी आपका भी वैसे वैसे बिजनेस पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है हिंदुस्तान लीवर और ग्लैक्सो इंडिया। इनकी जो भी सब्सिडरीज जैसे जैसे बिजनेस में जाती है तो इनका भी पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लास्ट वन है बिजनेस इन्वॉर्मेंट। इन्वॉर्मेंट ऑब्वियसली बिजनेस का इन्वॉर्मेंट, अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं बिजनेस में या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं तो तब भी आपको अपने बिजनेस या प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो आपके पोर्टफोलियो या बिजनेस के पोर्टफोलियो को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका लास्ट रह गया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो अभी आप ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट ये करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा डिवर्सिफिकेशन का जो लास्ट में दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पर चलते हैं जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। बट उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि प्लानिंग्स बहुत टाइप्स की होती हैं। स्टूडेंट को ऑलवेज प्रॉब्लम आता है कि जब भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उस टाइम बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। कभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है, कभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यूज़ हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यूज़ हो रहा है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग यूज़ हो रहा है, कॉर्पोरेट प्लानिंग यूज़ किया जा रहा है। तो मीन्स इन सब टर्म्स में कैसे याद रखें कि कौन सी टर्म कैसे हमें डिफरेंस क्रिएट करना है हर टर्म में। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ जिससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि अल्टीमेटली इन सभी टर्म्स में क्या डिफरेंस है और ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कहाँ से आती है ऐसी मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है
कि जब आप अपने बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई विज़न, विज़न मतलब आपको कहाँ जाना है, मिशन मतलब उसके लिए आज आप क्या कर रहे हो, और उनके लिए उनको अचीव करने के लिए आप गोल सेट करते हो, उनको अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। इन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बनती। स्ट्रैटेजी के लिए हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ता है, और उसके लिए हमें कुछ फ्रेमवर्क्स लगाने पड़ते हैं। कौन से फ्रेमवर्क्स? बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, कितनी रिवीजन हो चुकी है? हाँ जी, पेस्टल लगाना पड़ता है और स्पॉट लगाना पड़ता है, और इवन हमें अपने कंपटीशन का एनालिसिस भी करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? वो पोर्टर 5 फोर्सेस से करते हैं। उसके बाद जब स्ट्रैटेजी बन जाएगी, स्ट्रैटेजी बनाना सफिशेंट नहीं होता, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आप उसको एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएट का मतलब कि जैसे आपने सोचा था वैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्या करें। एवेल्युएटिंग प्रोसेस में जब आप एवेल्युएटिंग करते हो, जब आप स्ट्रैटेजी का एवेल्युएशन प्रोसेस करते हो, तो आप यहाँ पर सोचते हो कि क्या जो प्लान किया था वैसा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देन क्या किया जाता है? देन किसी कंटिजेंसी प्लान की तरफ मूव किया जाता है। अब मैम एक और प्लान आ गया, कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान होता है जो कि आपने इमरजेंसी के लिए, अगर आपने जो सोचा है फ्यूचर वैसे टर्न नहीं होता है तो क्या करें। तो उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट प्लान बना के रखती है, एक बैकअप प्लान बना के रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कंटिजेंसी प्लान बोलते हैं, राइट। तो ये होता है, ये सब कुछ करना, दिस इज ऑल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? देखो बच्चे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने आपसे ये डिस्कस किया, ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो होती है वो सबसेट होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का क्या होती है? सबसेट होती है, उसी का ही पार्ट होती है। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसेट है। अल्टीमेटली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या किया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो, हिंदुस्तान में जो उनका सब्सिडरी है उसको हिंदुस्तान का नाम है, जो यूके में है वो यूके यूनिलीवर है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में उनकी ब्रांचेस हैं या सब्सिडरीज हैं, कंपनीज हैं। अब वो कैसे प्लानिंग करते हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में पहले देखा जाएगा कि हमें क्या करना है, विज़न, मिशन वगैरह सब कुछ सेट किया जाता है कि हमें टॉप चॉइस ऑफ कस्टमर्स बनना है, राइट। अब टॉप चॉइस ऑफ कस्टमर कैसे बनेंगे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हम देते हैं, हम उनके जो वैल्यू को इन्हांस करें, जो कस्टमर की अनमेट डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उसको मेट करें। उसके लिए हमें ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट की हम ऑब्वियसली टॉप चॉइस बनने के लिए हर कस्टमर को आपके बारे में पता होना चाहिए। तो वहाँ एक टॉप चॉइस ऑफ कस्टमर बनने के लिए वो कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। उन्होंने कैसे टॉप चॉइस कैसे बनेंगे? उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आने वाले 4 to 5 ईयर्स में, या 5 ईयर्स में कह लो, 5 to 6 ईयर्स का ले लो, कि हम अपने न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे। देखो, ग्रोथ करने के लिए अभी हमने देखा था एनसॉफ के बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती थी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता था, मार्केट पेनिट्रेशन होता था, राइट। मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हैं। क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन? अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही एग्जिस्टिंग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते हैं, उसके लिए बहुत सारा एडवर्टीजमेंट वगैरह, कैंपेनिंग वगैरह करना पड़ेगा और कस्टमर अवेयरनेस लाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। या हम न्यू मार्केट्स में एंटर करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट करेंगे, न्यू मार्केट्स में एंटर करेंगे। तो ये कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, इसके लिए प्लान किया जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो डेवलप होंगे और किस किस मार्केट्स में हम एंटर करेंगे। तो ये सब कुछ प्लानिंग किया जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी। फिर लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग रेंज प्लानिंग का मतलब होता है, अलग उससे लिख दूँ तो,
लॉन्ग रेंज प्लानिंग। अब ये डिफरेंट कैसे होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से? देखो, हमेशा डिफरेंस कैसे करना है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जब की जाती है ना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अनसर्टेन इवेंट्स के लिए की जाती है। फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स मीन्स यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट दोनों का एनालिसिस करके की जाती है। सारी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल सभी फैक्टर्स को, पेस्टल वगैरह सभी फैक्टर्स को देख कर ही जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो की जाती है। अल्टीमेटली यहाँ पर जो है फ्यूचर को हम सर्टेनिटी से नहीं देख सकते जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग रेंज प्लानिंग का मतलब होता है जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए प्लानिंग करते हैं। न्यू प्रोडक्ट के लिए नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर हमने सोचना है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जहाँ प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग मार्केट में कितना सेल हो सकता है, उस सेल को जब हम फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में 12% जो है सेल्स इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो ये फोरकास्ट हमने कैसे की? हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा होता है, उस हिस्टोरिकल डेटा को एक्सट्रपलेट करके, उसी से हम एक्सट्रपलेट, जैसे हमने टाइम सीरीज़ किया था ना ऑपरेशन मैनेजमेंट में, हिस्टोरिकल डेटा में ही हमने ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट किया था। उसके बिहाफ पर हमने देखा था कि फ्यूचर में कितना सेल्स हो जा सकता है। जब हम वो करते हैं देन होता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग। मीन्स लॉन्ग रेंज प्लानिंग में जो प्लानिंग की जाती है उसके लिए हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि भी इतना सेल्स इंक्रीज किया जा सकता है, अदरवाइज कुछ अनहैपनिंग या कुछ अनफेवर इवेंट जो हैं वो ना आ जाए। अदरवाइज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है उसमें हम अनसर्टेन इवेंट्स में डील करते हैं। हम एक्सटर्नल हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब हम ऐसी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कौन सी प्लानिंग होती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे पास जो है हिस्टोरिकल डेटा पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी हम मॉडल लगा के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग रेंज प्लानिंग। दिस इज द डिफरेंस। तो अल्टीमेटली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी कुछ प्रोडक्ट्स की आती होगी, राइट? फिर आ जाता है, फिर एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग। वो कहाँ फिट होता है यहाँ पर? देखो, जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है वो पूरे कॉर्पोरेट के लिए की जाती है। इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी इंक्लूड है और इसमें ऑपरेशनल प्लानिंग भी इंक्लूड है। मींस ये डिसाइड करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग में जो दोनों प्लानिंग्स इंक्लूड होती है। ऑपरेशनल कौन सी प्लानिंग होती है? शॉर्ट टर्म, ठीक है। स्ट्रैटेजिक जो होती है कौन सी, स्ट्रैटेजिक में कौन सी इंक्लूड होती है? लॉन्ग टर्म। तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट प्लानिंग में देखा जाता है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है टू ऑल एरियाज, ये डिसाइड किया जाता है कॉर्पोरेट प्लानिंग। अल्टीमेटली ये सारा जो है, जो ऊपर किया है, ये पार्ट किसका होता है? कॉर्पोरेट प्लानिंग। पर कॉर्पोरेट प्लानिंग को लॉन्ग रेंज प्लानिंग ही नहीं कहा जा सकता, या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है, कॉर्पोरेट प्लानिंग मींस कॉर्पोरेट के लिए कुछ प्लान किया जा रहा है। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग में शॉर्ट टर्म भी आएगा और लॉन्ग टर्म भी आएगा। तो यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग भी करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी करते हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट प्लानिंग जहाँ लॉन्ग रेंज प्लानिंग में डिफरेंस करें तो क्या हो सकता है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग जब किया जाता है तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट के लिए भी किया जाता है। तो मीन्स लॉन्ग रेंज प्लानिंग, मैंने कहा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग, और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो भी इंक्लूड होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग में। तो आपको ये दोनों पार्ट्स हमने किए ये भी इंक्लूड होगा। और कॉर्पोरेट प्लानिंग में हमारे ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों के लिए जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है? कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग में लॉन्ग रेंज, शॉर्ट टर्म और स्ट्रैटेजिक सभी इंक्लूड होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन और प्लानिंग्स और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो दोबारा से करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो सब कुछ है कि विजन, मिशन, गोल्स
और ऑब्जेक्टिव सेट करना, उनको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना। जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं, मींस वहाँ पर हम इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है, मार्केट पेनिट्रेशन करना है, मार्केट डेवलपमेंट करना है, डिवर्सिफिकेशन करना है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग्स होंगे, क्या गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट एनालिटिकल प्रोसेस। तो जो सोचा प्लानिंग ने जो सोचा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में नहीं आता, तो इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन करना, एवेल्युएट करना, राइट, फिर उसको कंट्रोल करना, वो सारा मैनेजमेंट का पार्ट है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसेट है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो है अल्टीमेटली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि लॉन्ग रेंज प्लानिंग तब की जाती है जब हम एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स अवेलेबल होते हैं। बट जब हम अनसर्टन फ्यूचर से डील कर रहे होते हैं, उसके लिए प्लान कर रहे होते हैं, वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। फिर आ जाती है कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी आती है, ऑपरेशनल प्लानिंग भी आती है। मींस कॉर्पोरेट लेवल के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है और शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी प्लानिंग की जाती है, वो होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल प्लानिंग्स, राइट। चलिए एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं, बुक में से रीड करते हैं। पहले डिफरेंस करवा दूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। देखिए क्या बोलता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्या हाँ फोकस करता है। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इट इज़ फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग स्ट्रैटेजिक रिजल्ट्स, मीन्स अल्टीमेटली रिजल्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से ही आता है। न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, इस पे फोकस्ड करता है। इट इज़ फोकस्ड ऑन मेकिंग ऑप्टिमल। प्लानिंग में क्या करते हैं, सिर्फ डिसीजन मेकिंग, हम रिजल्ट से नहीं है, रिजल्ट क्या है वो मैनेजमेंट का काम है। तो ये सिर्फ जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग में ही पर ही जो फोकस करती है। इट इज़ मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट निकला, क्या चेंजेस करना है, यहाँ आता है। इट इज़ मैनेजमेंट बाय प्लान्स, यहाँ सिर्फ प्लान्स किया जाता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन प्रोसेस, यहाँ एक्शन होता है, यहाँ एनालिटिकल ऑब्वियसली इसका सबसेट है, बट मैनेजमेंट पूरा मैनेजमेंट है, एक्शन प्लान्स है, प्रोसेस है, सॉरी। इट ब्रॉडन्स फोकस टू इंक्लूड साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और प्रैक्टिकल, सभी वेरिएबल्स के साथ डील करता है। क्योंकि जो आपने प्लान बनाया है, अब वो प्रोडक्ट कहाँ से लिया जाएगा, उसके लिए कैसा ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, उन जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे कैसे काम करवाना है, तो सारा कुछ मैनेजमेंट देखता है। तो ये सब कुछ इंक्लूड करता है। जबकि इसका जो फोकस्ड ओनली एंड ओनली होता है वो बिजनेस, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स पर ही होता है। तो इट इज़ अबाउट चूजिंग थिंग्स टू डू, क्या करना है, एंड ऑल्सो अबाउट पीपल हु विल डू दैम, कि क्या करना है और कौन करेगा। ये सिर्फ ये कहता है कि क्या करना है, कौन करेगा ये इसका काम नहीं है, वो ये देखेगा, इम्प्लीमेंट ये करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। फिर आप कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग के बारे में देख सकते हो। देखो यहाँ लिखा है ना कि कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट सिनोनिमस विथ लॉन्ग रेंज प्लानिंग। क्यों, कैसे डिफरेंट है? कॉर्पोरेट प्लानिंग जो एसोसिएटेड विथ लॉन्ग रेंज प्लानिंग इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, नहीं ये रहने दो, देखो ये करना है। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स in existing market as well as new products and new market. Long range planning take care of only existing products in existing market. MCQ बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और लॉन्ग रेंज प्लानिंग में क्या डिफरेंस है, अभी बताया मैंने। जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, हाँ देखो, लॉन्ग रेंज प्लानिंग द फ्यूचर इज फोरकास्टेड थ्रू एक्सट्रापोलेशन ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ। हिस्टोरिकल ग्रोथ हम सर्टेनिटी से बोलते हैं कि ये है हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ग्रोथ कितना हो सकता है, उससे एक्सट्रापोलेट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बट ऑपोजिट इसके जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एज्यूम दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो चेंज हो रहा है, कोई हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं, जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान करना है। फ्यूचर इन्वायरमेंट कंडीशन आर नॉट नोन विद परफेक्ट सर्टेनिटी, यहाँ हमें पता नहीं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग द फर्म ट्राइज टू आइडेंटिफाई, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर को एनालाइज करते हैं और स्ट्रैटेजी जो है वो फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखी है, चलिए इस डायग्राम से भी एक बार समझ लेते हैं कि इसने क्या बोला है कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या होगी, बेस्ड ऑन एक्सट्रापोलेशन, मीन्स जो फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स फिगर्स है उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर को एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं कि हाँ इतना सेल हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग बजट्स
प्रोग्राम्स और प्रॉफिट प्लान बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ ही डील कर रहा है। चलिए अब देखते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है? देखो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो हमने अगर मार्केट पेनिट्रेशन करना है, प्रोडक्ट डेवलप करना है, वो सब कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में किया जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजिक गोल सेट किए जाते हैं और हमने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मीन्स कैसे काम करना है, कितना एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस रखनी है, वो परफॉर्मेंस भी सेट की जाती है। उसके लिए ऑपरेटिंग प्रोग्राम और बजट्स बनाए जाते हैं। जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हमने बनाए हैं उसके लिए हम स्ट्रैटेजिक बजट्स बनाते हैं। ये इम्प्लीमेंट बाय यूनिट्स, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये बाय प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट आया उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है, यहाँ ऑपरेशनल कंट्रोल के थ्रू देखा जाता है कि वैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, वेस्टेज कम हुई है, ये सब देखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म ही होती है बट अनसर्टनिटी के साथ इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपका डायग्राम है। नेक्स्ट हम करते हैं, आइए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के स्टेजेस क्या होती हैं। स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे की जाती है? ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हमने प्लानिंग किस चीज़ के लिए करनी है, कि हम किस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। क्या हम मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, या अपनी कोई कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी जो स्किल सेट है उस पर फोकस करके उसको ही और इन्हांस करना चाहते हैं, या एक्विजिशन और एक्सपेंशन करना चाहते हैं। पहले देखेंगे कि क्या किस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर स्ट्रैटेजिक ऑप्शन एवेल्युएशन देखा जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट डेवलप भी करना है और पेनिट्रेट भी करना है तो उसके लिए आप जो भी स्ट्रैटेजिक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसको एवेल्युएशन का मतलब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो एग्जामिन ऑन इट्स मेरिट, हर चीज़ को उसके मेरिट्स के बिहाफ पर आप एग्जामिन करते हो कि जो हम करेंगे क्या इससे, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे या न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे, क्या इससे हमारे डज इट इंक्रीज, क्या मार्केट पेनिट्रेशन या न्यू मार्केट में जाने से या एक्विजिशन करने से क्या इससे हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्या एग्जिस्टिंग वीकनेस को हम कम कर सकते हैं, क्या ये हमारी फर्म की एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए जो है वाइबल होगा, सूटेबल होगा, क्या ये स्टेक होल्डर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे। मान लो आप बहुत रिस्की प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपने जो प्रोजेक्ट है अगर आप शेयर होल्डर्स के सामने रखते हो, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो आपको इतने रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने देंगे। इन सभी मेरिट्स पे जो भी आप प्लान करने जा रहे हो उसको एवेल्युएट किया जाता है। देन जब आप एवेल्युएट कर लेते हो कि हाँ ये हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा, वीकनेस कम होगी, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए हेल्पफुल होगा और स्टेक होल्डर्स भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब आप स्ट्रैटेजिक सिलेक्शन करते हो। इट इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज है उसके अकॉर्डिंग आप जो है बेस्ट स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करते हो। तो क्या आपकी स्टेजेस क्या है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है? पहले तो स्ट्रैटेजिक ऑप्शन जनरेशन, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, फिर उसको एवेल्युएट किया जाता है, एंड में उसका सिलेक्शन किया जाता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में स्टेप्स क्या हैं, कैसे कैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। अब ये तो स्टेजेस है ना, इन स्टेजेस में क्या स्टेप्स कितने फॉलो करने हैं, ये स्टेजेस है। अब जो स्ट्रैटेजिक ऑप्शन जनरेशन है, मार्केट शेयर करें या ये करें, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स, कैसे पता चलेगा कि हमें पेनिट्रेट ही करना है, हमें न्यू मार्केट में जाना है। आप अपॉर्चुनिटीज़ तो देखोगे, अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि डज इट इंक्रीज एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, कैसे पता चलेगा कि पहले देखो अपनी स्ट्रेंथ क्या है और उससे कैसे इंक्रीज, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स क्या हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए? सबसे पहले तो आप अपना इंटरनल एनालिसिस करो कि आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। फिर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपके स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट जो हैं वो हैं। फिर आप अपने करंट सिचुएशन, जो आपके करंट बिजनेस है ना, उसको एवेल्युएट करो और देखो स्टेप 1 और 2 के साथ उसको मैच करो कि क्या हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अपने करंट मीन्स अपना सिचुएशन को एनालाइज करो। देन उसके अकॉर्डिंग अपने मिशन और विज़न, क्योंकि मिशन विज़न मैंने आपको बताया था कि रेगुलरली चेंज होता रहता, आप उसके अकॉर्डिंग अपना मिशन, विज़न, ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेट करो कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। मिशन विज़न सेट करना है, फिर आप क्या करोगे, मिशन विज़न के अकॉर्डिंग गोल सेट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे जो आपके गोल को सपोर्ट करेंगे। फिर आप उन ऑब्जेक्टिव, गोल्स, मिशन, विज़न को अचीव करने के लिए क्या डेवलप करोगे, स्ट्रैटेजीज डेवलप करोगे। और
while not all strategic plans include. A good strategic plan will include at least the key tactics thought to be important to supporting the strategy developed in step 7. इसका मतलब क्या है कि आपने स्टेप 7 में जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करी है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टैक्टिक्स भी आप डेवलप करोगे. टैक्टिक्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, टैक्टिक्स एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रेटजी को कैसे आप एक्शन में लाओगे वो टैक्टिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रैटेजी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि 2024 के इलेक्शन को जो है उन्होंने जीतना है और उसके लिए ऑब्वियसली उनको जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट में कुछ काम करना पड़ेगा. अब क्या टैक्टिक्स किए जाते हैं, अब आप क्या करते हैं कि टीवी पर जो है उसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही अच्छा बोला जाता है. ये एक टैक्टिक है कि कैसे उस चीज़ को जो है अचीव करेंगे. तो ऐसी टैक्टिक्स और ऑपोजिट पार्टी के लिए जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर जो है वो कह लो कि स्प्रेड करते हो, तो ये एक टैक्टिक्स हैं कि कैसे उस स्ट्रैटेजी को आपने अचीव करना है. ऐसे ही बिजनेस हाउसेस में होता है कि आपने अपना सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करना है. अब कैसे करेंगे कि आपने देखा होगा बहुत सारे डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिन ने जो है वो टाइड को शो करके कि ये तो भी आपके जो क्लोज है उसके कलर को जो फेड कर देता है, बट रिन नहीं ऐसे करता, तो वहाँ केस भी हुआ था. ये एक टैक्टिक्स है, कर तो दिया ना काम. दिस इज कॉल्ड अ टैक्टिक्स के उस स्टेप एक्शंस बताता है कि उस स्ट्रैटेजी को आप अचीव कैसे करोगे, क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे जाओगे, उसको बोलते हैं टैक्टिक्स. जैसे मैंने साइबर ट्रक की एग्जांपल दी थी कि उसकी मार्केटिंग कैसे की है कि पहले उसका बता दिया कि अरे ये तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, तो आप सब जानते हैं कि साइबर ट्रक क्या है. तो दीज आर टैक्टिक्स कि कैसे उसको सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट करना है. तो टैक्टिक्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक्स टास्क होते हैं एसोसिएटेड विद कैरिंग आउट स्ट्रैटेजी को कैसे कैरी आउट करना है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्शन प्लान किए होते हैं, उनको हम टैक्टिक्स बोलते हैं. तो दीज आर द स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. तो कौन कौन से स्टेप्स हैं एक बार देख लें. आप इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हो, एक्सटर्नल का करते हो, अपनी करंट सिचुएशन को जो है आपके पास इंफॉर्मेशन उसको समराइज़ करते हो कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग विज़न मिशन वगैरह सेट करते हो, फिर गोल सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है. और उस स्ट्रैटेजी को कैरी आउट करने के लिए हम कुछ टैक्टिक्स को भी डेवलप करते हैं. अप्रोचेस क्या है इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कौन कौन सी अप्रोचेस है, ये एमसीक्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है. आपके पास एक है टॉप डाउन प्रोसेस, मीन्स जो मैनेजर्स ने जो है टारगेट जो सेट कर दिए और जो लोअर स्टाफ है, जो लोअर मैनेजमेंट है उसको कन्वे कर दिया. बॉटम अप प्रोसेस क्या होता है कि जो फंक्शनल और लाइन मैनेजर्स होते हैं और विद देयर स्टाफ वो अपने स्टाफ्स के साथ मिलके प्लान्स वगैरह जो है, टारगेट्स और बजट जो है वो सेंड हायर अथॉरिटी को भेजते हैं और वो अप्रूव करती है. दैट इज़ कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेस. आइटरेटिव प्रोसेस क्या है कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हायर मैनेजमेंट का भी होता है और लोअर मैनेजमेंट का भी होता है. दोनों फिर एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं. लोअर मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, बिकॉज जो ग्राउंड पर काम कर रहा है उसको एक्चुअल में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जहाँ एक्चुअल में कस्टमर की क्या नीड है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह कन्वे कर सकता है. तो बॉटम मैनेजमेंट जो है और हायर मैनेजमेंट दोनों आपस में बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रैटेजी को प्लान किया जाता है. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और प्लानिंग में डिफरेंस, कॉर्पोरेट प्लानिंग भी हो गया हमारा, राइट. और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और लॉन्ग रेंज प्लानिंग, ये एक बार ये आप डायग्राम भी स्टडी कर लेना. ऑल्टरनेटिव्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, चलिए ये कर लेते. ऑल्टरनेटिव इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अगर ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्टरनेटिव इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब है कंटिजेंसी प्लानिंग. मीन्स आपने एक स्ट्रैटेजी प्लान कर दिया, आपको पता है कि आप जो स्ट्रैटेजी बनाते हो वो अनफोर्सीन फ्यूचर के लिए बनाते हो, बहुत अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं. जैसे आपने सोचा समटाइम्स जो फ्यूचर है वैसे अनफोल्ड नहीं होता है, तो उस केस में फिर आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा. मीन्स अगर आपने जो सोचा वैसे जो इवेंट्स टर्न नहीं होते हैं, देन आप जो एक्शन प्लान जो उसके प्लेस पे सोचा जाता है दैट इज़ कॉल्ड द कंटिजेंसी प्लान. तो कंटिजेंसी प्लान जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ अनफेवरेबल इवेंट्स के लिए नहीं लिया जाता, इवन फेवरेबल इवेंट्स के लिए भी लिया जाता है. कि हो सकता है हम जिस बिज़नेस में हैं तो अगर कोई
और अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, तो क्या हमारे पास कोई प्लान है कि हम उस अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्वमेंट में वो अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि जैसे टेस्ला है, टेस्ला का फोकस जो है, स्ट्रैटेजी जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ही जा रहा है, बट क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, क्योंकि उनका जो भी कार वगैरह जो भी वो डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, अब कार जो है ड्राइवरलेस है, तो ऑब्वियसली वहाँ कुछ डेटा कलेक्ट होगा, जो डेटा जो है जो कार को वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी, जो कार को बताएगा कि कैसे उसने ड्राइव करना है, कैसे अपनी जो आसपास की सर्कमस्टांसेस हैं, जो आसपास का जो भी ट्रैफिक है उसको कैसे एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसने कैसे एक्शन लेना है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है। तो एक अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो आज की डेट में हर जगह पर यूज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली उनका विज़न मिशन कुछ और था, बट ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो इसके लिए भी उन्होंने कोई कंटिजेंसी प्लान बना रखा होगा, तो बना रखा है। और उसको आई थिंक अब वो अमेज़न वेब सर्विसेज जो है, जो कि बहुत बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है उसका, तो उसको बीट करने के लिए वो एक नई उन्होंने डूडो करके सुपर कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मीन जितने भी उनके क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है वो काफ़ी एफिशिएंटली हैंडल कर पाएगा। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन करती है कि इन्वायरमेंट में तो चेंजेस आता रहता है, डायनामिक इन्वायरमेंट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसमें बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई है तो उसको कैसे ग्रैब करना, कोई थ्रेट आया है उसको कैसे अवॉइड करना, उसके लिए जो आप एक अलग से प्लान बनाते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंटिजेंसी प्लान। तो इसी को हम ऑल्टरनेटिव्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी रखते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव्स को क्या बोला जाता है, कंटिजेंसी। तो सम कंटिजेंसी, अच्छा कब कब मीन्स ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हर सिचुएशन के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन कंटिजेंसी प्लान बनाए। कुछ सिचुएशंस होती हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, उन सिचुएशन के लिए ही कंटिजेंसी प्लान बनाया जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, तो सम कंटिजेंसी प्लान कॉमनली एस्टेब्लिश किए जाते हैं फर्म्स, जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस होते हैं, कौन कौन से एक बनाया जाता है। अगर कोई मेजर कॉम्पिटिटर विड्रॉ कर ले पर्टिकुलर मार्केट से, तो हम क्या एक्शंस लेंगे, जहाँ जो हमारी सेल्स ऑब्जेक्टिव है जो हमने सोचे ना अचीव हुए, तो उसके लिए हम क्या एक्शन प्लान लेंगे अपने लॉसेस को अवॉइड करने के लिए। अगर जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो हमने सोचा उससे भी ज़्यादा हो गई, तो हम हाई डिमांड को कैसे मीट करेंगे। अगर कोई सर्टन डिज़ास्टर अकर हो गया, मान लीजिए कोई हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया, कोई पेटेंट प्रोटेक्शन जो उसका लॉस हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक या हरिकेन्स, तो क्या फर्म्स एक्शन लेंगी, उसके लिए कंटिजेंसी प्लान बनाया जाता है। या कोई न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एलॉन मस्क का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा। अल्टीमेटली यही कुछ मेन सिचुएशंस होती हैं जिसके लिए जो कंपनी हैं, जब बिजनेस हाउसेस हैं, वो कंटिजेंसी प्लान जो है वो डेवलप करते हैं। अब कंटिजेंसी प्लान डेवलप करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कंटिजेंसी प्लान डेवलप किया जाता है, इस पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग। पहला स्टेप क्या होगा कंटिजेंसी प्लानिंग का, तो फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल और अनफेवरेबल इवेंट्स दैट कुड पॉसिबली डीरेल द स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब क्या है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप फर्नीचर में डील कर रहे हैं, ठीक है, हाउस होल्ड फर्नीचर में डील कर रहे हैं सपोज, और आप आने वाले 3 to 4 ईयर्स में अपने 20% सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल, तो ये जो 20% सेल इंक्रीज़ 4 ईयर्स में या 3 ईयर्स में होना है, तो जैसा हमने सोचा, जो भी हमने इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई होगी, जो भी इसके लिए प्लानिंग की होगी, तो माइट भी कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे फेवरेबल या अनफेवरेबल, जो हम जैसे हमने स्ट्रैटेजी सोचा वैसे वो ना हो, वैसा रिजल्ट हमें ना आए। तो हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशियल और दोनों ही, बेनिफिशियल भी और अनफेवरेबल इवेंट्स भी, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी को डीरेल कर सकता है। तो कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, देखो, जहाँ तो इकोनॉमिक डाउन टर्न आ गया तो लोग फर्नीचर लेना कम कर देंगे, जहाँ कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस ही चेंज हो गई, मीन्स हम जैसा फर्नीचर बना रहे हैं अब उसके कंपटीशन में कोई और
फर्नीचर जो है मार्केट में आ गया, कोई न्यू जो है कंपटीटर जो है, फॉरेन कंपटीटर जो है वो इंडिया में उन्होंने सेटअप कर दिया, राइट। तो वो हो सकता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, इकोनॉमिक डाउन टर्न आ सकता है, या जो हमारी सप्लायर्स हैं, जहाँ वो जो सप्लायर्स हैं वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकते हैं और हमें वो जो हम मटेरियल उनसे लेते हैं वो हमें सप्लाई ना कर पाए। तो ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, तो हम स्मॉल स्केल पर सोच रहे हैं। तो हमने ये हो गए सारे अनफेवरेबल। फेवरेबल क्या हो सकता है कि जो सेल्स है, आपका जो सेल्स है, डिमांड है, वो इंक्रीज़ हो जाए। क्यों इंक्रीज़ हो जाए? बिकॉज जहाँ जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, जहाँ बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पर फैमिली शिफ्ट हो रही हैं, तो ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेनिफिशियल और अनफेवरेबल इवेंट्स जो भी है, जो आपकी स्ट्रैटेजी को डीरेल कर सकते हैं। ये कुछ इवेंट्स होते हैं। फिर स्पेसिफाई द ट्रिगर पॉइंट, कैलकुलेट अबाउट व्हेन कंटीजेंसी इवेंट्स आर लाइकली टू। ट्रिगर पॉइंट मतलब कि हमने देखना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि इनके होने के चांसेस कितने हैं, कि इकोनॉमिक डाउन टर्न 3 to 4 ईयर्स में होने के चांसेस कितने हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज होने के चांसेस कितने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। उनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे कि कितना आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी इनके साथ असाइन करते हैं, ट्रिगर पॉइंट असाइन करते हैं। फिर असेस करते हैं, देखो जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उसके लिए उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे, जिसका कम होगा उसको आप लीव भी कर सकते हो। असेस द इम्पैक्ट ऑफ ईच कंटीजेंट इवेंट, फिर कोई भी चाहे इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है, या टेस्ट चेंज होता है, या सप्लायर्स की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप देखोगे कि आपके बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आएगा और उसके पोटेंशियल बेनिफिट और हार्म। अगर देखो, अगर तो डिमांड इंक्रीज़ होगी तो कितना फ़ायदा हो सकता है आपको, राइट। अगर आपका जो इकोनॉमिक डाउन टर्न आ गया तो उसका कितना हार्म आपके बिजनेस को होगा, वो सारा एस्टिमेट करते हो कि कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना हार्म हो सकता है हर कंटीजेंट इवेंट का। इस हर इवेंट को, हर कंटीजेंट इवेंट का फ़ायदा और नुकसान देखते हो। पहले क्या किया आपने? ऑब्वियसली पहले कुछ अनफेवरेबल या फेवरेबल इवेंट्स आपने देखे, वो आइडेंटिफाई करें। फिर आपने उसका प्रोबेबिलिटी वगैरह चेक किया। फिर आपने देखा कि इनसे हमें हार्म और बेनिफिट कितना होगा, राइट। 3 स्टेप्स हो गए। 4th स्टेप, फिर उसके लिए जितना हार्म और बेनिफिट है, अगर आपको लगता है कि सप्लायर से अगर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चला भी जाता है तो हमारे पास और सप्लायर्स हैं जहाँ मटेरियल सप्लाई करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, हम ऑल्टरनेटिव मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं जो ये सप्लाई करता है। तो मीन्स उसका तो हार्म आप पर नेग्लिजिबल होगा, तो उसको छोड़ दो। अदरवाइज जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जिनका हार्म ज़्यादा है, या जो ज़्यादा फेवरेबल आपके इवेंट्स हैं, उनके लिए आप कंटीजेंसी प्लान्स बनाओगे। जो आप कंटीजेंसी प्लान बना रहे हो ना, याद रखें जो आपकी करंट स्ट्रैटेजी है उसके कंपैटिबल होना चाहिए। कि आपको सेल्स इंक्रीज़ करनी है, आप कॉस्ट कटिंग पर काम कर रहे हो, ठीक है, आप प्राइसेस बढ़ा रहे हो, आपको सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो आप ज़्यादा प्राइसेस नहीं रख सकते। आपने कहा कि डाउन टर्न आ जाएगा तो हम प्राइसेस बढ़ा देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कवर अप, नहीं। आपका स्ट्रैटेजी के जो है कंपैटिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली आपके लिए फिजिबल भी, जो आप सोच रहे हो वो आपके लिए पॉसिबल भी होना चाहिए कि ये काम किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव मटेरियल तो अवेलेबल है, लेकिन आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, तो इकोनॉमिकली दैट इज़ नॉट फिजिबल। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। स्टेप 5 है असेस द काउंटर इम्पैक्ट। मीन्स जब आप कंटीजेंसी प्लान, मान लो कोई इवेंट हो जाता है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको उससे कितना बेनिफिट होगा, या कितना आप उस अपने बिजनेस की हार्म को कम कर सकते हो, आप उसको क्या करोगे, उसको क्वान्टिफाई करोगे स्टेप 5 में। फिर स्टेप 6 में देखेंगे कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स उस कंटीजेंसी इवेंट के क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये कंटीजेंसी इवेंट जो हमने सोचा वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि कंटीजेंसी इवेंट के कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं। अगर न्यू टाइप का फर्नीचर मार्केट में आ जाए तो कैसे पता चलेगा कि अब प्रेफरेंस चेंज होगी, कोई सिग्नल तो होगा। तो उसके लिए सिग्नल्स आप जो है वो आइडेंटिफाई करोगे कि एक तो आपका जैसे इन्वेंट्री बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाए और न्यू कॉम्पिटिटर आपका मार्केट में आ जाए, आपकी सेल्स कम हो जाए। अब आपके ये वार्निंग सिग्नल है, अब इनको आप रेगुलरली मॉनिटर करोगे ताकि आपको पता चले कि कब ये जो है कंटीजेंसी इवेंट हो सकता है।
स्टेप 7 में क्या करेंगे, फॉर कंटीजेंट इवेंट विद रिलायबल अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये अर्ली वार्निंग सिग्नल है, अगर ऐसा होने लगे, अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या है, न्यू कंपटीटर आ गए और जल्दी से आपका इन्वेंट्री भी बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया। डेवलप एडवांस एक्शन प्लान टू टेक एडवांटेज ऑफ द अवेलेबल लीड टाइम। अगर होना स्टार्ट हो गया तो आपके पास एक लीड टाइम होता है कि जब आपका फुल इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो जो अर्ली वार्निंग सिग्नल है मीन्स जो न्यू कंपटीटर आ गया है, ये अर्ली वार्निंग सिग्नल से, तो आप अपना एडवांस एक्शन प्लान बना सकते हो कि जब इम्पैक्ट कंप्लीट होने से पहले पहले हम जो है हम उस मार्केट में चेंजेस कर पाएँ, अपने स्ट्रैटेजी में चेंजेस करके अपने जो डैमेज है उसको कम से कम कर पाएँ। ये होता है हमारा कंटीजेंसी प्लान। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अनफेवरेबल या फेवरेबल इवेंट्स हो सकते हैं, ये फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है। देन जब अगर ये हो जाते हैं तो इनका इम्पैक्ट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन पे कितना आएगा, और आप उनके लिए जो जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उनके लिए आप कंटीजेंसी प्लान डेवलप करते हो। फिर देखते हो कि जो कंटीजेंसी प्लान इनका इम्पैक्ट कम करने के लिए हमने डेवलप किया है उससे कितना इम्पैक्ट मीन्स उससे कितनी वैल्यू जो है ऐड होगी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ कितना हार्म हम कम कर सकते हैं उस कंटीजेंसी प्लान से। फिर देखा जाता है कि भी हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो वो इवेंट जो इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, वो हो रहा है, उसके के लिए कोई वार्निंग सिग्नल्स तो हमें मिलेंगे, तो हम वो वार्निंग सिग्नल जो है डिटरमाइन करते हैं और रेगुलर उनको मॉनिटर करते हैं। 7 स्टेप में जब वो वार्निंग सिग्नल जो है हमें मिल जाता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल जो हमने, रिलायबल वार्निंग सिग्नल जो हमने डिटरमिन किया था, अगर हमें वो इन्वायरमेंट में देखने में मिल जाता है तो हम अपना एक्शन प्लान जो है वो जो भी हमारे पास एक लीड टाइम है उसमें क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो दीज आर कंटीजेंसी स्टेप्स इन कंटीजेंसी प्लानिंग। बेनिफिट्स क्या होते हैं कंटीजेंसी प्लानिंग के, अगर आपने कोई ऐसी कंटीजेंसी प्लानिंग करके रखी हुई है तो आपको बेनिफिट क्या होंगे कि अगर कुछ एडवर्स सिचुएशंस होती हैं तो एकदम से आप पैनिक नहीं होंगे। आप अपने जो अगर अपॉर्चुनिटी कोई फेवरेबल इवेंट है, अगर आपने ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर रखा है तो ऑब्वियसली आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज कर पाओगे। आप अपने फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले डैमेज को कम कर सकते हो और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक स्टेबल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो क्या है इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इट विल मेक द फ्यूचर थ्रू देयर प्रोएक्टिव प्लानिंग, अपनी प्रोएक्टिव प्लानिंग से अपने कंपनी का फ्यूचर बनाता है। इट विल इंट्रोड्यूस रीजनल एक्शन बाय रिमूविंग प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, ओरिजिनल एक्शन को मीन्स जो प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्योंकि हमने पहले से प्लान बनाया हुआ है तो यहाँ पर एक्शन लिया जाता है जो प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ है उनको रिमूव करके। इट इनेबल्स टू एंटिसिपेट, ऑब्वियसली कंटीजेंसी प्लानिंग हमें इनेबल बनाता है कि हम फ्यूचर प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेंगे। इट विल चेंज द गोल्स टू सूट, ऑब्वियसली हमारे गोल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव वगैरह चेंज कर लेते हैं जैसे इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं अगर आपके पास कंटीजेंसी प्लानिंग है। और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किसके साथ, आप क्रिएटिव आइडिया और टेक इनिशिएटिव, क्योंकि आपने पहले से ही प्लान किया है कि अगर प्रोडक्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं अगर उसका इतना सेल्स ना हो तो हम इसके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो इसलिए आपको ये फोस्टर करता है एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। इट विल अटेम्प्ट टू शेप द फ्यूचर एंड क्रिएट मोर डिज़ायरेबल इन्वायरमेंट। क्विक रिस्पॉन्स, जैसे भी चेंज आता है आप एकदम से रिस्पॉन्स करते हो, आपको एक प्रिवेंट करता है पैनिक सिचुएशन से और मैनेजर्स को मोर अडेप्टेबल बनाता है फॉर अनफोर्सीन फ्यूचर। दीज आर द बेनिफिट। तो कंटीजेंसी प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये जरूर करके जाना। नेक्स्ट है पेस्टल फ्रेमवर्क जो हमने कर लिया है, पोर्टर्स भी हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब इसमें और आपका क्या रह गया है, मैंने डिवर्सिफिकेशन भी बता दिया था। एक आपका टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ चेंज। स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ चेंज क्या होते हैं कि जो मार्केट में इंडस्ट्री में जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनी हुई है, क्या ड्राइवर्स होते हैं जो उस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जो मार्केट जो बिजनेस लैंडस्केप है उसका स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, क्या ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको चेंज करती हैं। देखो आज की डेट में बहुत सारी फोर्सेस हैं, जो मेन फोर्सेस यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले फोर्स लिखी हुई है इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट, मीन्स जो मार्केट्स है वो इंटरकनेक्टेड, डिफरेंट मार्केट्स जो हैं वो अब इंटरकनेक्टेड हो रही। तो इसलिए जो बिजनेस लैंडस्केप है जहाँ जो मार्केट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल
जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो क्लाउड कंप्यूटिंग, वो आपस में काफ़ी इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, क्योंकि आज की डेट में ऑटोमोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल में है वो ऐसी जो आईटी सेक्टर में बिजनेस करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या एक्वायर कर रहे हैं, या उस बिज़नेस में जा रहे हैं। तो ये जो है, क्योंकि जो मार्केट्स है वो कन्वर्ज हो रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रही हैं, तो ये एक फोर्स हो सकती है जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, जहाँ बिजनेस हाउस का, वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हो सकता है कॉस्ट एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन। एक और फोर्स है कि जब आप ग्लोबल ऑपरेशन करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, कॉस्ट एडवांटेज। जैसे एप्पल है, एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग कहीं करता है, असेंबलिंग कहीं करता है, राइट। उसका लॉजिस्टिक सिस्टम अलग है, उसका कॉल सेंटर जो है वो अलग कंट्री में है जहाँ पर उसको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन से जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम हो रही है, तो एक ये भी है कि आज की डेट में डिफरेंट कंट्री में जो है कंपनीज अपनी सब्सिडरीज को एस्टेब्लिश करती हैं। देन हो सकता है एक्टिविटीज़ एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेती हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो वहाँ पर जो है अब जो बिज़नेस लैंडस्केप है चेंज हो जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपना बिजनेस करती हैं, और ग्लोबल कंपटीशन तो हो ही गया है कि आज अब जो है आपको जो compete करना है सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ नहीं compete करना, अपने प्रोडक्ट को लेके एक ग्लोबल मार्केट के साथ compete करना है, क्योंकि ई कॉमर्स आ गया है। तो इससे भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है बिजनेस का, जहाँ मार्केट का एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट इंक्रीज़ हो रहा है जब, क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज मिलता है ग्लोबल ऑपरेशन से, और एक्टिविटी जहाँ पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, फ्री ट्रेड आ गया, लिबरलाइजेशन हो गया, तो इससे भी क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज होता है, जहाँ ग्लोबल कंपटीशन होने से, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन है तो आप भी चाहोगे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो न्यू मार्केट्स में जो है सेल करो, तो इससे आपका जो स्ट्रक्चर है, काम करने का स्ट्रक्चर है, वो चेंज होता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस, और ये इसका सारा हम कर चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 9 का। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर्स में आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, व्हाई इट्स नेसेसरी टू डू स्वॉट एनालिसिस बिफोर सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कितना लिखना है, क्या लिखना है। अगर सेकंड क्वेश्चन भी आप देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा गया है, एंड थर्ड वन अगेन स्वॉट एनालिसिस पर ही बेस्ड है। तो मैंने इसके लिए आपको नोट्स अलग से प्रिपेयर कर दिए हैं स्वॉट एनालिसिस के, कि क्या पर्पस में आप लिखेंगे, फिर आप क्या नेसेसरी होता है जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने से पहले, मींस स्वॉट एनालिसिस क्यों नेसेसरी होता है, तो ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर दिया हुआ है कि कैसे आपने लिखना है, क्रिटिसिज्म कैसे लिखना है, वो सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिए। और ऑलवेज वही चीज़ें लिखनी है, लेकिन उसको किस वे में लिखनी है ये मेरे आंसर्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप वो क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो। बाकी अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो एनालिसिस, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी हमने किए कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स को आपने लिखना है। Then what are the important concept in context of portfolio analysis and BCG matrix मैंने आपको करवा दिया है। एक केस स्टडी है, इवन इस केस स्टडी को भी मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रखा है कि इस केस स्टडी को आपने कैसे लिखना है। ये देखिए, ये वाली केस स्टडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये केस स्टडी हसन। तो डिस्क्राइब इसमें बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में लिखना है, और एक्सप्लेन व्हाट स्ट्रैटेजिक ऑप्शन आर अवेलेबल टू हसन इन अकॉर्डेंस टू द बीसीजी मैट्रिक्स। वो कैसे आपने लिखना है वो जहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आप यहाँ से रीड करेंगे तो एकदम से आपके जो है दिमाग में आ जाएगा कि आंसर्स हमें कैसे फ्रेम करने हैं। बाकी जो एमसीक्यू है वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सभी चैप्टर। अभी सिर्फ एक लास्ट चैप्टर रहता है, उसको देख लेते हैं। आप ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद जो भी हमारा लास्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू हम करते हैं।